तो करते बड़ी खबर का, जो कि केरला से आ रही है। पीएफआई के खिलाफ एनआईए का एक्शन अब भी जारी है। एनआईए की जांच में केरल में बड़ी सफलता मिली है। एनआईए को बड़ी जो हिट लिस्ट मिली है पीएफआई पर, छापेमारी में हिट लिस्ट है जिसमें कई बड़े बड़े नाम हैं जिन पर हमले की योजना एनआईए को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीएफआई बना रही थी। पीएफआई से मिली हिट लिस्ट मामले में एनआईए को बड़ी तलाश है। भारत 24 ने सबसे पहले ये हिट लिस्ट की खबर दिखाई थी। एनआईए को अब हिट लिस्ट तैयार करने वाले आका की भी तलाश है। केरल में यह कार्रवाई तेज हो गई है। प्रमोद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद, हमने देखा कि ऑपरेशन ऑक्टोपस किस तरीके से बड़ा, और अब भी लिंक के बाद जैसे लिंक मिले हैं, कार्रवाई अब भी जारी है। केरल में क्या फिलहाल जो है अभी और कार्रवाई की जा रही है पीएफआई पर? देखिए सचिन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमने सबसे पहले खबर दिखाई कि एक हिट लिस्ट मिली है और हिट लिस्ट में कई टॉप लेवल के जो वीवीआईपीज हैं, कई बड़े हिंदू संगठन के नेता हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात बता दूं, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, इन तीन प्रदेशों के जो जितनी जानकारी मुझे मिली अभी तक, जितनी पुष्टि हो पाई है, उसमें इन तीनों प्रदेशों के बड़े नाम हैं। इसके अलावा मैं आपको जानकारी बता दूं कि जो एनआईए जो जांच में अपना जो मुख्य जो फोकस किया हुआ है, उसमें एसडीएफआई के जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट है अबू बकर, और पीएफआई के वाइस प्रेसिडेंट है अब्दुल रहमान, और पीएफआई के नेशनल काउंसिल के मेंबर है प्रोफेसर कोया, इसके बाद ओमर सलीम जो पीएफआई के प्रेसिडेंट है। इनके ऊपर पूरी तरीके से नजर है। और ये मैं आपको बता दूं, जो मैंने जो तीन नाम लिए जिसमें अबू बकर, रहमान और प्रोफेसर कोया, ये तीनों के रिश्ते सिमी से बहुत क्लोज रहे हैं। सिमी, जब सिमी को 2001 में बैन किया गया, तब से इनके रिश्ते सिमी के साथ थे। इस बात के पुख्ता सबूत एनआईए के पास है, जो हमारे पास जानकारी है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। तो अब निश्चित तौर पर जो हिटलिस्ट मिली, अब एनआईए का पूरा जीरो डाउन ये कर रहे हैं एनआईए के ऑफिसर्स कि ये हिटलिस्ट कब बनी, कब कब इसमें नाम जुड़े, और सबसे बड़ी बात है ये हिटलिस्ट का मेन बनाने वाला, यानी जो मेन जो इस पे मुख्य जो आदमी है वो कौन है, किसके इशारे पे ये लिस्ट बनी है, और क्या इसका आगे का प्लान था। क्योंकि मैंने जिस तरीके से हम सुबह भी एक खबर दिखा रहे थे कि तारीख हमले की जो यूपी में एक साथ कई जगह पर एक ही दिन एक ही समय पर हमला होना था, चाहे वो बम ब्लास्ट के तौर पर या किसी और तौर पे, तो कहीं ना कहीं अब ये सब चीजें इंटरलिंक नजर आ रही है। एक और जो जानकारी मुझे मिली है कि केरल के कुछ मुस्लिम जो बड़े जो पीएफआई के नेता हैं, वो तमाम जितने प्रदेश में, जिसमें मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इनके कुछ संगठनों के नेताओं के साथ ये लगातार संपर्क में थे और जानकारियां आदान प्रदान हो रही थी। अब एनआईए के ऑफिसर्स ये देख रहे हैं कि वो जानकारियां क्या इस हिटलिस्ट से जुड़ी थी या किसी ट्रेनिंग को लेकर थी। क्योंकि एनआईए ने एक चीज जो सुबह भी हमने खबर दिखाई कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जानकारी निकल के आई है कि जो ट्रेनिंग जो है अब भारत में ही अलग अलग प्रदेशों में स्थापित की जा रही है, जिसमें तेलंगाना में चाहे कराटे स्कूल हो या किसी भी और तरीके के ट्रेनिंग के, तो निश्चित तौर पे ये हिटलिस्ट वाला मामला जो आज अभी हमको जो पुष्टि हुई है, निश्चित तौर पे इस जैसे ही हिटलिस्ट में कुछ नाम और कंफर्म होंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन इतना जरूर पूरी पुष्टि के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के कई बड़े चेहरों के नाम इस हिटलिस्ट में हैं। और एनआईए कोर्ट से, यानी कोच्चि एनआईए कोर्ट से स्पेशल परमिशन मांगी है जांच को और जीरो डाउन करने के लिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो सबूत मिले हैं वो देकर अब एनआईए अगले कुछ दिनों में ईडी के साथ, ये भी मैं आपको बता दूं, ईडी भी इसमें इन्वॉल्व रहेगी, कुछ बड़े छापेमारी हो सकती है। सचिन, प्रमोद, दो चीजें, एक तो ये कि कल ये भी बात सामने आ रही थी कि केरल में भी ये जानकारी थी कि पीएफआई के कनेक्शन जो हैं वो आतंकी संगठनों से रहे हैं, या फिर कई युवाओं को भड़काया जा रहा था लश्कर-ए-तैयबा, सीरिया के कई आतंकी संगठन और जैश-ए मोहम्मद, इस तरह के संगठनों को ज्वाइन करने के लिए। नंबर एक, उसमें क्या जो है ये आगे की फाइंडिंग्स जो है आपको जानकारी मिली है? नंबर दो, जब ये जो हिट लिस्ट जब सामने आ रही है, ये हिट लिस्ट क्या बनाई जा रही थी? बोला हमले के लिए हिट लिस्ट बनाई जा रही थी, ये उनके निशाने पर थे, इनकी मौत की साजिश रची जा रही थी, क्या था?
देखिए, अभी थोड़ा सा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है, हिट लिस्ट का मतलब ही सीधा होता है कि ये टारगेटेड पीपल हैं, वीवीआईपीज जो उनके टारगेट में है, हिट लिस्ट में है, उनको नुकसान पहुंचाने की बात कहीं ना कहीं थी। कैसे नुकसान पहुंचाने थी? क्या वो जो यूपी के, जो सुबह हमने सबसे पहले खबर दिखाई कि यूपी के कई स्थानों में एक साथ नेताओं के ऊपर कुछ हमले थे, क्या उससे कुछ जुड़ा हुआ मामला है? निश्चित तौर पर ये सब इंटरलिंक है। और हिट लिस्ट का मतलब सचिन, मोटे मोटे तौर पर हम यही समझते हैं कि कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाला मामला है। निश्चित तौर पर यह नुकसान पहुंचाने वाला मामला था, लेकिन ये हमला किस तरीके से होना था, कब होना था, कहां होना था, क्योंकि इन जो हिटलिस्ट है उसमें एक और अहम अपडेट ये है कि इनकी रैकी की जा रही थी। तो रैकी का करने का मतलब ये होता है कि वो संबंधित व्यक्ति के, उस संबंधित हिटलिस्ट बनाने वाले के टारगेट पर है और कहीं ना कहीं उसकी 24 घंटे की जानकारी रखी जा रही थी पीएफआई द्वारा। तो निश्चित तौर पे अब एनआईए जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, मुझे लगता है कि इसमें और चीज और बड़े खुलासे हो सकते हैं सचिन। और आतंकी संगठनों में भर्ती करवाने वाला जो एंगल था, ताकि इन तक फंडिंग आती रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम सवाल पूछा सचिन। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पीएफआई के लिंक्स पाए गए हैं उसमें ये पाया गया है कि जो मैंने आपको जैसे बताया, देश के अलग अलग, मैं आपको जगह भी बता दूं, मध्य प्रदेश में खरगोन है, खंडवा है, बुरहानपुर है, और इसके अलावा इंदौर है, उज्जैन है। यहाँ के जो कनेक्टेड नेता थे उनके साथ ये लोग संपर्क में थे। बिहार में कुछ नेताओं के साथ संपर्क में थे। बिहार में आपको पता होगा कि कुछ गिरफ्तारी भी हुई थी। तो ये सब ये केरल के इन नेताओं के साथ संपर्क में थे। दूसरी बात, आपने एक अहम सवाल ये भी पूछा, आतंकवादी संगठनों। मैं आपको बता दूं, कर्नाटक में जब 3-4 दिन पहले जो अरेस्ट हुए हैं, आईएसएस के पूरे कनेक्टेड लिंक पाए गए, पूरे सबूत है। इसकी जानकारी में अब एनआईए भी जुड़ गई है, एनआईए भी पूछताछ कर रही है। तमिलनाडु से जो जुलाई में और बेंगलोर में जो एक फूड डिलीवरी बॉय जो अरेस्ट हुआ था, जो असम का रहने वाला था, वो सब इंटरकनेक्टेड। अब एनआईए इस चीज को देख रही है कि जो जुलाई में बेंगलोर में, तमिलनाडु में गिरफ्तारी हुई थी, इसके अलावा जो टेलीग्राम में जो इंटरकनेक्शन था, क्योंकि एक बात बहुत अहम है सचिन इसमें कि जो केरल से जो पीएफआई नेताओं की जो गिरफ्तारी, और खासतौर पर जो मैंने जो 3 नाम लिए हैं, अबू बकर, रहमान और कोया, ये तीनों बहुत ज्यादा सक्रिय थे। इंटरलिंक अलग अलग प्रदेशों में युवाओं को अपने संगठन से जोड़ने के लिए और उनको गलत ट्रैक पर ले जाने के लिए। इसमें एक जानकारी और है कि जम्मू कश्मीर से भी इनके कुछ संपर्क पाए गए, लेकिन अभी इसकी पुख्ता पुष्टि नहीं हुई है मेरे पास। इस वजह से हम उसको कुछ देर में, या जैसे ही होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन संगठन इंटरकनेक्टेड जरूर है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि दुबई का एक होटल है जो जहां पर कई बातचीत, कई बैठकें, आदान प्रदान पैसों का, क्योंकि ये बहुत जरूरी है यहां पर कि एक साल के अंदर 120 करोड़ के फंड की जो हम बात कर रहे हैं, वो करीबन ऐसा बताया जा रहा है, हालांकि पुष्टि होना बाकी, लेकिन ऐसा जानकारी मिल रही है कि वो पिछले 1-1.5 साल में ही इकट्ठा कर लिया गया था। और ये फंड 200 करोड़ के आसपास जा सकता है। ईडी के पास कुछ सबूत जरूर है, और ये सब पैसा बाहर से आया हुआ है, जो कि भारत में अलग अलग प्रदेशों में ट्रेनिंग के लिए, अलग अलग काम के लिए कैश में पहुंचाया जाता था। अब यही सब चीजों को एनआईए की टीम जो है, एनआईए के जो टॉप ब्रास जो है, टॉप के बड़े अफसर्स हैं, वो इसी चीज को अब खोजने में, जीरो डाउन में करने में लगे हैं। और सबसे ऊपर है कि हिटलिस्ट किसने बनवाई और कौन है इनका आका। सचिन, और जो मोडस ऑपरेंडी है वो क्या है? मतलब कि धर्म के रास्ते पर ला करके, धार्मिक कट्टरता भर करके, क्या एक मुस्लिम राष्ट्र की तरफ लेकर के जाना भारत को, या फिर उस जगह को, या कोई तालिबान स्टाइल जो है अफगानिस्तान जैसा शासन या शरिया शासन, उस तरफ के रास्ते पर काम करना? देखिए, अभी तक जो जानकारी, जो पुख्ता तौर पे जो जानकारी है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि टेलीग्राम चैनल का उपयोग हुआ है, जिसमें इन्होंने कुछ वीडियोस और कुछ अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स जो एंटी नेशनल थे, और इसमें जो युवाओं को जो भड़काने वाला मामला था, वो उसमें पूरा फोकस ये था कि भारतीय सेना के खिलाफ, धर्म को लेकर, अपने धर्म को प्रायोरिटी पर रखकर कि धर्म क्या सिखाता है, धर्म कैसे अपने चीजों को दिखाता है और कैसे अपना हक छीनना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस बात की भी ट्रेनिंग हो रही थी, जैसे कराटे स्कूल में ट्रेनिंग दी जा रही थी हथियार की, ऐसे कई जगह पर है जहां पर हथियारों को भी ट्रेनिंग दी जा रही थी। इन हथियारों को ट्रेनिंग के अलावा एक और अहम बात यहां पर जोड़ दूं कि बाकायदा युवाओं को यह भी सिखाया जाता था कि आप लॉ एंड ऑर्डर से कैसे, आपको लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना कैसे है, बचना कैसे, दोनों चीज, और लॉ की जानकारी, आईपीसी की धाराओं की जानकारी भी दी जाती थी ऐसी क्लासेस में, ऐसी ट्रेनिंग में। तो निश्चित तौर पे एक वेल प्लान, एक वेल प्रूफ प्लान की में ये पीएफआई और दूसरे संगठन आगे बढ़ रहे थे। और सबसे अहम भूमिका इसमें आईबी के पास चूंकि बहुत पुख्ता इनपुट्स थे, जिसके बाद जो दिल्ली में जो बैठक हुई, जो हमने पिछले दिनों खबर भी दिखाई, जिसके बाद गृह मंत्री और एनएसए अजित डोभाल जिस तरीके से सक्रिय हुए और जिस तरीके से एक बड़े
खुलासे को एक तरीके से इतना मेजर ऑपरेशन मिडनाइट चलाया गया, जिसके बाद आज सबके सामने इतनी जानकारी अब जरूर निकल के आ रही है कि ऑपरेशन गलत नहीं था, पुख्ता जानकारी थी, सरकार को सब पता था। सरकार ने पूरी तैयारी के साथ अपनी सुरक्षा एजेंसी का जो जानकारियां सरकार पर पहुंच रही थी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से, उसके बाद ये ऑपरेशन प्लान किया। और ये अभी 106 का मामला नहीं है, ये जो गिरफ्तारियां ये और आगे जाएंगी, कहीं और खुलासे होंगे, क्योंकि हिट लिस्ट, फंडिंग, टेरर लिंक, ये और सबसे बड़ी बात है इसमें ईडी भी जुड़ी हुई है। ईडी क्यों जुड़ी हुई है? ईडी हर बार एनआईए के साथ नहीं होती, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब ईडी और एनआईए की जॉइंट ऑपरेशंस हुए हैं। निश्चित तौर पे बहुत लंबा ये फंडिंग ट्रेल है जो टेरर की ओर, ऑर्गेनाइज तरीके से ये जो है वेल प्लान्ड ऑपरेशन किया गया है। वो लोग जो सवाल उठाते हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कितनी खतरनाक देश के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया राघवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।